हेलो अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुनीर मुल्ला आपका स्वागत करता हूं मुस्लिम अधिकार आंदोलन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसके दो पार्ट बनाए हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे वक्फ किसे कहा जाता है, वक्फ का मतलब क्या होता है, किस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी माना जाता है, वक्फ बोर्ड किस प्रकार से काम करता है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कैसे होता है, और महाराष्ट्र के बड़े वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे वक्फ बोर्ड में अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कैसे करते हैं, वक्फ से गैर कानूनी तौर पर चली गई प्रॉपर्टी वक्फ में वापस कैसे लाई जाए, वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पर या किराए पर कैसे दी जाती है, इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक की जानकारी देने के लिए आज हमारे यहाँ मौजूद है जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब। शेख साहब ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें इस आज के टॉपिक पर मार्गदर्शन करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। वक्फ में सदके में और इसमें फर्क है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहती है और उसका मुनाफा जो है वो लोगों में बंटता है, और जो सदका है या ज़कात है ये लोगों को गिफ्ट की जाती है। इसके हिसाब से एक जो वक्फ एक्ट जो हमारा 1995 को बना था उसमें कुछ कंसेप्ट भी है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। एक वक्फ अलल औलाद है, अपने कोई भी मुसलमान जो है अपनी प्रॉपर्टी को अपने औलाद के लिए भी वक्फ कर सकता है कि जब तक मेरे औलाद जिंदा है तब तक के वो उसका फायदा मेरे औलाद को मिलेगा, उसको वक्फ अलल औलाद बोलते हैं। दूसरा होता है मशरूतुल खिदमत, बहुत सारे वक्फ जो औकाफ है वो खिदमत के लिए वक्फ की गई है तो उसको मशरूतुल खिदमत वक्फ बोलते हैं। अब इसके डेफिनेशन के हिसाब से जितनी मस्जिद है, जितनी दरगाहें है, मदरसे है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, आशुरे खाना है, ये सारे के सारे वक्फ की डेफिनेशन में आते हैं। तो इसके क्योंकि इसके अंदर में मुसलमानों का जो पैसा लगा है रिलीजियस और पायस पर्पस के लिए लगा है। कोई मस्जिद में अगर एक पंखा भी वक्फ करता है देता है तो वो भी वक्फ होता है। तो इस तरह का ये वक्फ क्रिएट होता है। मस्जिद जो है जो बहुत पुराने जमाने की मस्जिदें है या दरगाहें है वो जो चली आ रही है जिसको पता नहीं कि किसने वक्फ किया था उसको वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। तो ऐसे 3-4 टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताया। और एक बेहतरीन तरीका है वक्फ जो है ये एंडोमेंट क्रिएट करने का खिदमत खल्क के लिए। अगर जो लोग खिदमत खल्क करना चाहते हैं उनके लिए करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा लीगल जो है तो कानूनी इसके अंदर कुछ बातें हैं जो मैं बहुत ऐसे सिंपल टर्म में बताने की कोशिश करूंगा। वक्फ एक्ट जो है 1995 लागू हुआ था, उसके बाद से ये वक्फ का कानून जो है पूरे इंडिया में लागू हो गया यूनिफॉर्मली। पहले सूबे के लिए अलग अलग वक्फ के एक्ट थे। महाराष्ट्र के लिए एक 1954 का एक्ट था, मराठवाड़ा के लिए, मराठवाड़ा और हैदराबाद के लिए। तो इस एक्ट के अंदर में जो अथॉरिटीज होती है वो एक वक्फ बोर्ड होता है जिसके अंदर कुछ मेंबर्स रहते हैं, सीईओ रहता है एक अथॉरिटी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के अलावा वक्फ बोर्ड से बाहर इंडिपेंडेंट वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, और उसके बाद में इन सब पे सुपरविजन रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज कर सकती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के थ्रू। और चैरिटी कमिश्नर जो पहले को पावर हुआ करते थे, अभी चैरिटी कमिश्नर के पावर्स जो है वो रिपील्ड हो गए हैं। तो अभी वक्फ के रिलेशन में कोई भी जो है वो चैरिटी कमिश्नर का इसका संबंध नहीं है। अब आइए बोर्ड का जो कंपोजिशन है, बोर्ड क्या होता है, बोर्ड बनता कैसा है। ये वक्फ बोर्ड जो है हर स्टेट में एक बोर्ड होता है। हर स्टेट का जो बोर्ड है ये कम से कम 8 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 11 मेंबर्स का बनते हैं। 2 कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं इसमें। 4 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड कैटेगरी के रहते हैं और 3 मेंबर नॉमिनेटेड कैटेगरी के रहते हैं। इलेक्टेड कैटेगरी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, बार काउंसिल इसके और मुतवल्ली, इनका इलेक्शन होकर के एक मेंबर, 1 या 2 मेंबर आ सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट।
और एक इस्लामिक स्कॉलर एक होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, और वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है वो इसका एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होता है। ये होता है कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। अब ये एक तो इम्पोर्टेंट चीज की तरफ मैं आपका ध्यान देखना चाहूंगा, खींचना चाहूंगा कि एक सर्वे ऑफ औकाफ की प्रोविजन है वक्फ एक्ट में कि जब भी कोई, जैसे हमारा ये वक्फ एक्ट 1995 जब लागू हुआ तो महाराष्ट्र में उसको लागू किया है 97-98 में, और उसके बाद में उसके अंदर प्रोविजन थी कि जब भी वक्फ का कानून नया लागू होगा पूरे स्टेट में तो सबसे पहले सारे वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाए। तो वो सर्वे जब शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने सर्वे शुरू किया, वो करीब करीब 2001 में कंप्लीट हुआ। एक बार सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है वो गैजेट में नोटिफाई होती है, उसका 1 साल तक उसको ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, अगर नहीं लिया तो वो फाइनल हो जाता है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है, बाद में उसको चैलेंज नहीं होता है। उसके बाद में जब अगर गवर्नमेंट चाहे 10 साल के बाद तो फिर रिसर्वे करा सकती है। तो इस संदर्भ में अभी गवर्नमेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, पूना में और परभनी में। पूना वालों को पता होगा और परभनी वालों को भी शायद पायलट प्रोजेक्ट उनके डिस्ट्रिक्ट में शुरू है, जहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट अगर अच्छा सही से होता है और इसमें अगर इफेक्टिव ये रहता है तो ये पायलट प्रोजेक्ट को फिर पूरे स्टेट में लागू किया जाएगा। ये हम लोगों की बहुत जरूरी है कि ये पायलट प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा हो, इसको हम लोग कोऑपरेट करें और गवर्नमेंट हमारे जो प्रॉपर्टीज है सारी उसके अंदर आए और जो गलत है वो प्रॉपर्टीज है वो निकल जाए। तो इसलिए हमारा इसमें एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ है, एक्टिविस्ट है, तो जो पूना परभनी में है उनसे उनका खास रोल इसमें आता है। अब इसके बाद वक्फ प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र में जो वक्फ प्रॉपर्टीज है वो कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, कैसी है? तो वक्फ प्रॉपर्टी जब हमारा दिमाग में आता है तो उसका मतलब आता है कि बहुत बड़ी जमीन है या जायदाद है और उसको हम प्रॉपर्टी समझ के चलते हैं। एक्चुअली मस्जिद भी है तो भी वो वक्फ प्रॉपर्टी है, दरगाह है तो भी वक्फ प्रॉपर्टी है, और मदरसा है अगर लोगों के पैसे से और डोनेशन से बना है, सदकात से बना है, तो भी वो भी वक्फ प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी टोटल जो वक्फ प्रॉपर्टी है जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे मराठवाड़ा में जो वक्फ बोर्ड था तो मराठवाड़ा में एक सर्वे बहुत पहले हुआ था 71 वगैरह में, और उसके बाद में जब वक्फ एक्ट 1995 लागू हुआ तो 2000 में जब सर्वे हमारे यहाँ हुआ पूरा, 2001 में पूरा हुआ, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके रजिस्टर की गई थी वो 23,000 समथिंग थी, और उसके बाद में 7-8 हजार प्रॉपर्टीज बाद में उसके बाद रजिस्टर हुई आज तक के। तो अभी जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, वक्फ वेबसाइट वगैरह चेक करेंगे तो एक वामसी करके वेबसाइट है और उस पर भी अगर आप देखेंगे तो करीब 29,000 की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड दिखा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज है कि 29,000 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसके अलावा उतनी ही ज्यादा, उससे ज्यादा बल्कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भी है। तो ये इतनी टोटल प्रॉपर्टी है, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है मस्जिदों के, दरगाहों को जमीनें वक्फ की हुई है, और जमीनें जो बहुत सारी जमीनें शहरों में आ गई है और अभी काफी जमीनें वक्फ एग्रीकल्चर करके है। तो टोटल जब वक्फ बोर्ड में हमने अंदाज लगाया था तो टोटल वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र के अंदर 92,000 एकड़ लैंड जो है ये वक्फ के अंदर में, वक्फ की जमीनों में है, जिसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों है। उसके बाद में अकेला मराठवाड़ा जो है, मराठवाड़ा में 60,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अकेले मराठवाड़ा में है, और उसमें कुछ कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज भी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ दरगाहों को 2,000-3,000 एकड़ 5,000 एकड़ तक के जमीनें वक्फ की है, निजाम के टाइम में वक्फ की हुई है। एक प्रॉपर्टी जो मैंने देखी थी वो है इगतपुरी में हजरत सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है, उनके दरगाह को दी हुई एक बहुत बड़ी 5,000 एकड़ जमीन थी जो निजाम ने वक्फ की थी। तो आज भी वो है, उसके अंदर जंगलात है, कुछ गांव भी बसे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है वक्फ के दरगाहों को या मस्जिदों को दी हुई है, और लेकिन फिर भी अभी उसमें भी बहुत सारी खुर्द-बुर्द हो रही है। काफी लोग जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए चैरिटी कमिश्नर के चक्कर मारते हैं, और काफी कुछ प्रॉपर्टी में गड़बड़ी अभी भी चल रही है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ बताना चाहूंगा वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का, रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ का।
रजिस्ट्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी मस्जिद किसी ने बना ली और रजिस्टर्ड नहीं है और आपने परमिशन लेकर नहीं बनाई है, कि परमिशन अभी नए मस्जिद को मिलती नहीं है, होम डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, लेकिन आपने अगर बगैर परमिशन के मस्जिद बना ली है या मदरसा बना के मस्जिद चला रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो वो खतरे से खाली नहीं है, वो कभी भी मस्जिद तोड़ी जा सकती है। तो इसलिए कोई भी वक्त प्रॉपर्टी हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, वक्फ के लिए फायदेमंद है, वरना उसके ऊपर में कभी भी कानून का हथौड़ा चल सकता है। अच्छा, जो वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर की जाती है वो सेक्शन 36 में ऑलरेडी सर्वे में जितनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई है वो रजिस्टर्ड होती है, तो सेक्शन 30 में एक रजिस्टर रखा जाता है, उसमें होती है वो। उसके अलावा एक 2-3 प्रोविजन है वक्फ एक्ट में। एक सेक्शन 40 है, अगर कभी भी किसी को लगा, सीओ को लगा, वक्फ बोर्ड के या वक्फ को लगा, या आप में से किसी को लगा कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है लेकिन ये वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब इसको डिक्लेयर करना है कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वो आपको वक्फ बोर्ड को अप्लाई कर सकता है, सीओ को अप्लाई कर सकता है। और सीओ को इसमें पावर है सेक्शन 40 में कि उस प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करे, और वो पावर और किसी को नहीं है। यानी हाई कोर्ट भी अगर चाहे कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करे तो नहीं कर सकता है, उसको वक्फ बोर्ड को भेजना पड़ता है। तो एक्ट के अंदर में किसी प्रॉपर्टी को वक्फ है या नहीं है, ये डिक्लेयर करने के पावर सिर्फ वक्फ बोर्ड को है, तो वो सेक्शन 40 है। अगर किसी को भी लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, हमको इसको करना, तो वक्फ बोर्ड उसकी इंक्वायरी कर सकता है, उसको डिक्लेयर कर सकता है प्रॉपर्टी को। दूसरा एक सेक्शन 43 का है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है हमारी, मस्जिदें है, दरगाहें है, ये पहले चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर चैरिटी कमिश्नर में अगर रजिस्टर्ड है तो हमको फिर से रजिस्टर करने की जरूरत है क्या? एक्चुअली वक्फ एक्ट का सेक्शन 43 के हिसाब से अगर आपकी प्रॉपर्टी चैरिटी के एक्ट में रजिस्टर्ड है तो डीम्ड रजिस्टर्ड मानी जाती है, उसको फिर से फ्रेश प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए डीम्ड रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट आपको वक्फ बोर्ड से लेना पड़ेगा और उसमें आपकी एक शॉर्ट प्रोसीजर करनी पड़ती है, तो रजिस्टर आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन रजिस्टर कर लेना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन ये मैंडेटरी है, कानून के हिसाब से करना जरूरी है। और अगर अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी रखी है, क्योंकि हमने देखा है कि बॉम्बे जैसी सिटी में बहुत सारी मस्जिदें आ गई हैं, फ्लैट स्कीमों के अंदर में और भी जगह पर के, लेकिन वो बहुत सारी मस्जिदें उसमें अनरजिस्टर्ड है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो जैसा भी बहुत जगह पर ये वाकयात हुई है, एक कंप्लेंट कर दिया तो मस्जिदों को बंद कर दिया गया पुलिस ने आकर के। तो अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसके बाद में फिर अब आइए हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी के एलिनेशन, यानी जो बिक्री खरीदी बिक्री है, ट्रांसफर है, एक्सचेंज है, मॉर्गेज है, ये सब हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन है बड़ा। तो देखिए कि एक 1995 का जो कानून था उसमें एक प्रोविजन थी कि वक्फ के प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के प्रायर सैंक्शन से बेचा जा सकता था, या एक्सचेंज किया जा सकता था, या उसका गिफ्ट किया जा सकती थी, या मॉर्गेज भी की जा सकती थी। लेकिन 2013 में ये वक्फ एक्ट है जो अमेंड हुआ, और उसके अंदर में ये हमारे बहुत सारे तंजीमों के प्रेशर से बताइए कि उससे वो अमेंडमेंट कैरी हुआ, और वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का ट्रांसफर जो है, एक्सेप्ट लीज जो है, उसको टोटली बैन कर दिया गया। यानी ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, वक्फ की प्रॉपर्टी कभी भी बेची नहीं जा सकती, अब न वो गिफ्ट की जा सकती है, न वो एक्सचेंज की जा सकती है, न वो मॉर्गेज की जा सकती है। अगर किसी ने किया, या वक्फ बोर्ड के परमिशन के बगैर भी नहीं कर, परमिशन से भी नहीं की जा सकती, तो अभी उसका बैन हो गया है, 2013 के बाद में कंप्लीट बैन है। अगर किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की, तो वो शुरू से वाइड होता है, इलीगल होता है, वाइड एब इनिशियो उसको कानून में बोलते हैं, कि वो वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ एक बार दफा बन गया तो आप 200 साल के बाद में भी उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी गैर कानूनी कब्जे में है तो आप कभी भी उसको ले सकते हो, वो हमेशा वक्फ ही रहती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी प्रोविजन है। लेकिन लीज की जा सकती है, वक्फ की प्रॉपर्टी को लीज की प्रोविजन है, और लेकिन लीज के लिए भी आपको वक्फ बोर्ड की प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ती है।
अगर वक्फ बोर्ड का आपने प्रायर सैंक्शन नहीं लिया, उस पर हम लीज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नहीं लिया अगर आप प्रायर सैंक्शन, तो जो है वो वाइड हो जाता है, वो इलीगल हो जाता है। तो और दूसरी, अगर प्रॉपर्टी इस तरह से किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी बेच दी है या डेवलप करके किराए पे दे दी है या इलीगल तरीके से उसका कुछ करारनामा वगैरह किया है, तो ये सारी चीजें जो इलीगल होती है। अब ये प्रॉपर्टी अगर बिक किसी की पोजीशन में चले गई तो फिर क्या कर सकेंगे? तो उसके लिए वक्फ के कानून में एक प्रोविजन है, सेक्शन 52 का एक सेक्शन 52 डाला हुआ है। उसके हिसाब से कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो है, अगर वो गलत तरीके से ट्रांसफर हो जाती है, बिक जाती है, तो उसको बोर्ड इंक्वायरी करेगा, सीओ बोर्ड की तरफ से इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी में उस आदमी को बुलाएगा, हेयरिंग लेगा और एक ऑर्डर पास करेगा और उसके बाद में वो भेजेगा कलेक्टर को रिक्वेशन भेजना पड़ता है और कलेक्टर फिर वो उसको एक नोटिस देकर उसका कहना सुनता है। उसके बाद में कलेक्टर वो प्रॉपर्टी अटैच करके वापस लेकर वो वक्फ बोर्ड के पोजीशन में दे सकता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर गलत तरीके से बिकी है तो इस तरह से वो वापस ली जा सकती है। कलेक्टर के इस तरह के ऑर्डर को वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है, उसकी प्रोविजन भी वक्फ में है। इसके बाद आइए कि एक लीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीज जो है पहले के एक्ट में, 1995 के एक्ट में लीज 3 साल तक के दी जा सकती थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो कोई लेता नहीं था किराए पर और वो ऐसी पड़ी रहती थी। तो इसका जब भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई, उन्होंने इसका विचार किया और उसके बाद में उन्होंने वो एक्ट में जब 2013 का अमेंडमेंट किया तो 2013 में वो लीज का पीरियड बढ़ाकर 30 साल कर दिया। अब कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी 30 साल तक के लीज पे दी जा सकती है। उसके लिए अलग से लीज रूल्स बने हुए हैं। लीज के रूल्स बने हैं 2014 में और 2015 में उसको अमेंड भी हुआ है। उसके लीज को थोड़ा समझ लीजिए। ऐसा है कि लीज अगर किसी को देना है, अब मस्जिद के पास कोई रूम्स है, खोलिया है और वो अगर किराए पे देना है, मस्जिद को किराए पे अपने रूम्स देनी है या दरगाह को अपना कोई प्रॉपर्टी या मकान किराए पे देने हैं, तो क्या करेगा? वो भी लीज कहलाती है। तो उनको सिर्फ 1 साल के अंदर तक क्या वो कर सकते हैं। 1 साल के अंदर का लीज करने के पावर जो है वो लोकल मुतवल्ली को या मैनेजमेंट कमेटी को रहते हैं। 1 साल के बाद में अगर आपको लीज करनी है किसी पीरियड का 30 साल तक, तो आपको वक्फ बोर्ड की प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिया तो वो लीज वैलिड नहीं होती है। लेकिन बहुत जगह ये आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों को इस कानून की मालूमात नहीं है और लोग जो है मस्जिदों के किराए, मस्जिदों के कमरे और मस्जिदों की दुकानें जो है या दरगाहों की दुकानें जो है, ये 5-5 साल 10-10 साल के लीज पे अपने तरफ से दे डालते हैं और ये इलीगल है, गैर कानूनी है। और इस तरह से अगर लीज की है तो वो वाइड हो जाती है, शुरू से इलीगल हो जाती है और इस तरह का फिर वो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब आइए कि लीज जो है वो कितने पीरियड के लिए कर सकते हैं। लीज को अगर आपको करना है तो लीज के रूल्स में उसकी प्रोविजन दिया है। 1 साल तक का जो लीज का पीरियड है, 1 साल तक का लीज जो लोकल जो वहां का ट्रस्टी है या मुतवली है, वो 1 साल तक के किसी भी प्रॉपर्टी की लीज का किराए पे दे सकता है। उसके लिए वक्फ बोर्ड की परमिशन की जरूरत है या वक्फ बोर्ड भी दे सकता है। 1 साल या उसके बाद 30 साल तक के अगर वो प्रॉपर्टी लीज पे देनी है तो आपको लोकल प्रोसीजर पूरी करनी पड़ती है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके, बिड्स बुला करके, और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी को लीज के पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको वक्फ बोर्ड की तरफ भेजने पड़ेंगे और वक्फ बोर्ड का सैंक्शन लेना पड़ता है। और इस तरह वक्फ बोर्ड जो है 30 साल तक का लीज उसको ग्रांट कर सकता है। इसमें लीज रूल्स के अंदर में ये प्रोविजन क्या है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का मंथली रेंट 1000 से कम आ रहा है किसी एक प्रॉपर्टी का, तो उसको बिड बुलाने की जरूरत नहीं है, जाहिरात देने की जरूरत नहीं है। वो लोकल नोटिस पब्लिश कर सकता है और उसके हिसाब से कोटेशंस बुला करके या मस्जिद में नोटिस लगा करके ऐसी प्रॉपर्टी जिसका किराया 1000 रुपये महीने से कम है वो किराए पे दे सकता है। लेकिन वो 1 साल के अंदर का लीज पीरियड करेगा, 1 साल के बाद का नहीं करेगा। इसके बाद में जो भी लीज करेंगे
लीज के रूल्स के अंदर में ये प्रोविजन किया हुआ है, अभी नया नया लीज रूल्स है, 2015 में उसका प्रोविजन हुआ है। पहले जो था वो उसके अंदर में एक प्रोविजन है अभी लीज रूल्स में कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपको लीज पे देना है, 30 साल के लिए देना है या 20 साल के लिए देना है, तो एक मिनिमम कॉस्ट उसमें एक रिजर्व प्राइस रखी है रूल्स के अंदर में। वो रिजर्व प्राइस जो रखी थी वो पहले 5% लिखी थी, यानी किसी प्रॉपर्टी की जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट का 5% से कम उसका लीज रेंट नहीं आना चाहिए एनुअल। तो ये उसका कॉस्ट था। तो अब लेकिन बाद में लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि भाई इतनी बड़ी कॉस्ट पे कोई भी लीज पे लेगा रही प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट किया 2015 में। अभी उसमें थोड़ा प्रोविजन किया है कि अगर किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए आप कोई वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हैं कोई, या लीज पे दे रहे हैं आप 30 साल के लिए 20 साल के लिए, तो मिनिमम जो उसका लीज रेंट है वो मार्केट प्रॉपर्टी के मार्केट कॉस्ट के एनुअल 2% जो है उसकी कॉस्ट निकलती है, इतना उसको मिनिमम लीज रेंट आना चाहिए। और अगर कमर्शियल के लिए दिया तो 2.5% तक का लीज आना चाहिए। ये उसकी प्रोविजन है, मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर ये नहीं आता है तो वो लीज उसको सैंक्शन वक्फ बोर्ड नहीं देगा, और वक्फ बोर्ड का सैंक्शन इसका लेने ये कानून है, मैं आपको कानून बता रहा हूँ। इसमें भी उन्होंने पे डाला है कि अगर आपको प्रॉपर्टी कौन सी शॉप कौन से पर्पज के लिए लीज करना है, अगर आपको लीज पे अगर आपको शॉप्स को ले देना है शॉप्स के लिए देना है तो मैक्सिमम 5 साल के लिए आप लीज पे दे सकते हैं। या आपको अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इंडस्ट्री बनानी है, उसके लिए देनी है तो 10 साल के लिए दे सकते हैं। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इस तरह के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलना है तो 30 ईयर्स तक आप लीज पर दे सकते हैं। ये लीज के रूल्स है। और लेकिन एग्रीकल्चर की कोई भी प्रॉपर्टी 3 साल से ज्यादा लीज पर दे नहीं सकते। तो ये लीज के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं रहते। और अगर आप गूगल पे जाकर लीज रूल्स, वक्फ लीज रूल्स 2014 डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। और उसका 2015 का जो है वो अमेंडमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो लीज रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे गलत तरीके से लीज जा रही है और वो सारे इलीगल ट्रांजैक्शन कहलाया जा रहा है।